हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिमांड का चैप्टर स्टार्ट कराया था। डिमांड के हम लोगों ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे याद करो जरा। कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड, दूसरा लॉ ऑफ डिमांड, फिर हमने अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, शेड्यूल और डायग्राम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी, अगर वो अपने लेक्चर नहीं सुना, तो आगे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं इंक्लूडिंग आज का लेक्चर आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो इससे अच्छा है सबसे पहले आप जो पिछला लेक्चर है वो जरूर से जरूर आप अटेंड कर लो, ताकि आपको आगे वाले लेक्चर में और आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो आते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आज का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक और टॉपिक है जो कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था लॉ ऑफ डिमांड और उसके अजम्पशंस के बारे में। आज उसके एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उससे पहले कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व इसे क्यों बोला जाता है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड याद करो, मैंने क्वांटिटी डिमांड वर्ड का यूज कहाँ कहाँ बोला था। क्वांटिटी डिमांड वर्ड वही यूज होगा, इसका मतलब पता लग जाएगा कि वहां पे उसके खुद की कीमत में चेंज आने वाला है। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी डिमांड का वर्ड तभी यूज होगा जब उस कमोडिटी के खुद के प्राइस चेंज होंगे, तभी क्वांटिटी वर्ड का यूज होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे दिया हुआ है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और इसको मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्यों बोला जाता है इसको मैं अभी समझा देता हूँ। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक ही डिमांड कर्व में ये जो पॉइंट्स है ना, ये मूव करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, एक ही डिमांड कर्व में ये पॉइंट्स मूव करेंगे। मतलब ये यहाँ पे कंजम्पशन था, फिर हमारी यहाँ पर डिमांड होगी। मतलब डिमांड, नया डिमांड कर्व यहाँ पे नहीं बनता। नया डिमांड कर्व आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कब बनता है। ठीक है, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि नया डिमांड कर्व इसमें नहीं बनता। एक ही डिमांड कर्व के अंदर पॉइंट्स क्या होते हैं, मूव करते हैं, इसलिए मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व यहाँ पर इसको बोला जाता है। तो पहला है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड सॉरी। दूसरा है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड कब होता है, जब खुद के प्राइस डिक्रीज होते हैं, और तब क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। ये तो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था सर, यही तो बात है, वही है जो पिछली क्लास में पढ़ा था, वही हम आगे भी बढ़ने वाले हैं। अगर हमने पिछला लेक्चर अटेंड कर लिया ना बहुत अच्छे से, तो आगे के लेक्चर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सारा पिछले से ही रिलेटेड है। तो पिछले लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस करा था, जब खुद के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे भी डेफिनेशन भी लिखा है, इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेनिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट मान के चलना है। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, हमने डिस्कस करा था अदर फैक्टर कौन कौन से हैं, उन सबको हम मान के चलेंगे कि सारी की सारी सेम रहेंगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चेंज किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ खुद की कीमत में चेंज आएगा। जब खुद के प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। इसी को हमने डायग्राम में शो कर दिया है। जब खुद के प्राइस यहाँ पे कम हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो प्राइस, जब जो भी नया डिमांड कर, जो भी नया कर्व बनाते हो या नया कुछ शो करते हो, तो उसको डॉटेड से शो करना। ठीक है, तो ये ओरिजिनल प्राइस था, ये ओरिजिनल क्वांटिटी थी। अब मैंने क्या करा, प्राइस डिक्रीज कर दिया। प्राइस जरा से डिक्रीज करे, मेरी डिमांड क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई। तो इसको बोलेंगे हम लोग इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, जो हमने डायग्राम के थ्रू समझा। ठीक है, इसको अगर मैं क्या बोलूं, ये जो पॉइंट हमारा बड़ा है, कंजम्पशन इतना जो बड़ा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। इससे क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एग्जाम में पूछा जाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के बारे में, तो पता रहना चाहिए तुम्हें एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। दूसरा कॉन्सेप्ट डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, उसका ही अपोजिट है। जब खुद के प्राइस जब इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, रिमेनिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर फैक्टर पता है कौन कौन से हैं। ठीक है, उन्हीं अदर फैक्टर की बात कर रहे हैं। वो सारे फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। खुद के प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। तो यहाँ पे भी डायग्राम के थ्रू भी मैंने समझा दिया कि चलो बना के भी यहाँ पे दिखाई देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये हमारी डिमांड कर्व है, और यहाँ आपको प्राइस शो करने हैं जो मैंने यहाँ पे शो करे हैं, और नीचे हमें क्वांटिटी को शो करना है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे हमें प्राइस को शो करना है और यहाँ पे आपको क्वांटिटी को शो करना है। ये हमारा मान लेते हैं ओरिजिनल हमारा ये प्राइस था, ये हमारी क्वांटिटी थी। इस प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी में खरीद रहा था। ठीक है, अब मेरे प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए।
प्राइस बढ़ गए हैं कि 5 रुपए से प्राइस 10 रुपए हो गए और मेरी क्वांटिटी पहले मान लेते 100 थी, अब 70 हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन। यहां से ए बी हो गया, ये क्या हो गया हमारा, कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारा एक्सटेंशन था और ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है इसको। समझ में आ गया? ठीक है, उतार लो इसे अच्छे से, समझ लो, उतार लो, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों करें हम डिस्कस, क्या करना है हमें, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या था, रिमाइंड करे जरा। लॉ ऑफ डिमांड ये कह रहा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। समझ में आया? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, यानी प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड घट रही है, और प्राइस घट रहा है क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। वो भी कब, जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते थे। याद आया कि नहीं आया? तो यही प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन, यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता था। ठीक है, एक्सेप्शन क्या कहता है, एक्सेप्शन कहता है कि एक्सेप्शन उसे कहते हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानता। एक्सेप्शन का मतलब है जहां लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता। काम ही नहीं करता मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, बट डिमांड में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। समझ में आ रहा है? या फिर डिमांड बढ़ रही है घट रही है, प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। उसी को बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? पहला, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कब होता है, जब भाई कोई अमीर इंसान होता है, अगर मान लेते हैं वो मार्केट में गया, राइस लेने गया और वही राइस 40 रुपए के 45 रुपए में मिल रहे हैं, तो वो तब भी खरीदेगा। उसे 40 रुपए के 50 रुपए में मिल रहे हैं तब भी खरीदेगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि वो अमीर है, उसको प्राइस बढ़ने घटने से फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं तो नहीं हूं भाई अमीर, आप लोग अमीर हो गए तो आप जाओगे, आपको तो प्राइस अगर महंगा भी मिल रहा होगा तब भी आप खरीद लोगे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यही होता है इग्नोरेंस। ठीक है, अमीरों लोगों पे प्राइस के बढ़ने घटने पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हो गया इग्नोरेंस। दूसरा पॉइंट है वॉर एंड इमरजेंसी। जब भी वॉर चलती है किसी भी कंट्रीज के बीच में, ठीक है, तो वहां चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है। उनका ही क्या, दूसरी कंट्री से भी लेना देना थोड़ा बहुत तो बंद हो ही जाता है। ठीक है, ट्रस्ट वाली बात जो आ जाती है, तो वहां पर क्या होता है, चीजों की कमी होने लग जाती है। अब चीजें कमी होने लगी तो चीजें महंगी होने लग जाएंगी। अब महंगी होने लग जाएगी, इसी डर से लोग क्या होता है कि लोग बढ़े हुए प्राइस पे भी क्या होते हैं, खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो प्राइस बढ़ रहे हैं फिर भी लोग खरीद रहे हैं। अब लाइव एग्जाम्पल ही ले लो, अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कोरोना वायरस के केस में, अब चीजों का, अब यहाँ पर क्या हो रही, कमी हो रही है मार्केट में। ठीक है, लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं, लोग प्राइस बढ़ा के भी खरीद रहे हैं, और प्राइस इससे ज्यादा खरीदने की वजह से ही मार्केट में क्या हो रहा है, चीजों की कमी हो रही है, और लोगों को लग रहा है कि मार्केट में चीजें खत्म हो जाएंगी, तो लोग स्टोर करके रख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि मार्केट में चीजें एक्चुअल में अब खत्म कम होती जा रही है। तो इससे अच्छा है कि अब जितनी जरूरत है आप उतने ही खरीदो ना, तो आप बड़े हुए प्राइस पे भी आप खरीदने के लिए रेडी हो जाते हो। तो क्या होता है कि प्राइस जब बढ़ता है तो यही होता है वॉर एंड इमरजेंसी। प्राइस बढ़ रहा है और घट रहा है और हमारे डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब होता है जिसकी अलग पहचान होती है मार्केट में। जैसे कि अगर 2 फोन रख दूं मैं, एक रख दूं मैं वीवो और एक रख दूं मैं आईफोन, ठीक है, और आपके पास अच्छा खासा पैसा भी है, तो आप कौन सा फोन खरीदोगे? आप तो खरीदोगे आईफोन। आईफोन क्यों खरीदा सर? क्योंकि आईफोन से स्टेटस पता चलता है आप लोगों का। लोग आईफोन से सेल्फी लेते हैं, आईफोन दिखावे के लिए फोन कान में लगा लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों करते हैं ऐसा? आईफोन की डिमांड क्यों ज्यादा है? कि वो तो महंगा है सर। महंगा है इसलिए तो डिमांड ज्यादा है। अगर आईफोन के प्राइस भी अगर कम कर दिए जाएं, 10,000 15,000 के आसपास आईफोन के भी प्राइस कर दिए जाएं, तो एक टाइम पर तो डिमांड बढ़ेगी, बट कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, आईफोन भी नॉर्मल गुड्स की तरह हो जाएगा। उसकी भी मार्केट में अलग पहचान खत्म हो जाएगी। उसकी अलग पहचान इसलिए है क्योंकि वो महंगा है। समझ में आ रहा है? तब भी लोग उसे बड़े हुए प्राइस पर खरीदते हैं। डायमंड भी तो एक अलग स्टेटस दिखाने के लिए लोग खरीदते हैं, तो उसे खाना थोड़ी ना है। ठीक है, उसकी डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो महंगा है। क्लियर हुआ? तो ये से बोलते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। 4th पॉइंट है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है ड्रंक पर्सन। वो ड्रंक पर्सन से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अल्कोहल अगर उसको ना मिले, ठीक है, वो तड़प जाता है। ठीक है, वो बड़े हुए प्राइस अगर मिल रहा है ना, जैसे मार्केट में मान लेता है कल 2-4 दिन छुट्टी होने वाली है, लोग आज भी खरीदने लग जाते हैं। भाई ज्यादा प्राइस में मिल रहा है तब भी खरीदने लग जाते हैं। तो वहां प्राइस और डिमांड के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है? तो जैसे आज के टाइम पे अगर मैं आपकी एग्जांपल ले लूं बच्चों का ही, जैसे कि इंटरनेट का सबको आदत सी लगी हुई है।
इंटरनेट के लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, ठीक है। अगर इंटरनेट का अगर मान लेते हैं 200 का पैक 250 का मिल रहा है, तब भी लोग खरीदने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उन्हें तो बिना इंटरनेट के रहा नहीं जाएगा, ठीक है। प्राइस ज्यादा में मिल रहा है तब भी लोग खरीदेंगे, ठीक है। मेरे लिए रहा, मैं अगर एग्जांपल अपना लूं, तो अगर मैं बाहर मार्केट में जाता हूं तो मुझे खाने के अगर मैं मामले में बात करूं तो मुझे कढ़ाई पनीर ज्यादा पसंद है, ठीक है। अगर मार्केट में मुझे प्राइस बढ़े हुए भी मिल जाएगा ना, तब भी मैं उसे खरीद लूंगा। तो वही चीज तो ये कह रहा है, हैबिचुअल गुड्स, जिस चीज की आपको हैबिट हो जाती है, अगर वो प्राइस बढ़ा के भी मिलता है ना आपको, आप उसे खरीदते हो। तो ये है हमारे कुछ एक्सेप्शन जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन नहीं होता, ठीक है। इसे उतार लो। अब आगे हम डिस्कस करेंगे अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो बच्चा पार्टी देखें, चेंज इन डिमांड, पिछला जो हमने डिस्कस करा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, याद रखना वो क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। जो मूवमेंट अलोंग है डिमांड कर्व, जो एक ही डिमांड कर्व के अंदर मूवमेंट होता था, बट यहाँ पर क्या है, चेंज इन डिमांड कर्व, जो कि नया डिमांड कर्व बनता है। इस केस में क्या होगा, नया डिमांड कर्व का बनता है, बताया था ना कि मैं बताऊंगा। तो वही है एक केस जिसमें नया डिमांड कर्व बनेगा, या तो आगे की तरफ बनेगा या तो पीछे की तरफ बनेगा। कब आगे की तरफ कब पीछे की तरफ बताया जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो अब देखो चेंज इन डिमांड कब होता है, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, यहाँ पर अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से होता है। बट यहाँ पे जो रिमेनिंग क्या रहता है कांस्टेंट, वो खुद के प्राइस, जो कमोडिटी के खुद के प्राइस क्या होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। चेंज क्या होता है, अदर फैक्टर्स। वही मैंने उल्टा मैंने वहां पर जब मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के केस में वहां पे प्राइस चेंज होते थे बट अदर फैक्टर कांस्टेंट होते थे। बट चेंज इन डिमांड के केस में अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती है, और प्राइस जो होते हैं खुद के प्राइस की बात हो रही है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है तो उसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड, और खुद के प्राइस की वजह से जो चेंज होता है उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो इसी के दो पार्ट हैं, एक इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मैंने बता दिया। अब देखो अदर फैक्टर कौन कौन से चेंज होने की वजह से होता है। सबसे पहले दिया हुआ है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोक, ठीक है। अगर मैं पेप्सी के प्राइस बढ़ा दूं तो लोग कोक क्या होगा, कोक इज अ गिवन कमोडिटी। गिवन कमोडिटी का मतलब है जिस कमोडिटी की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर प्राइस इसके बढ़ा दिए पेप्सी के, तो जिसकी वजह से कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे देखूं, डायग्राम के थ्रू समझूं। देखो प्राइस तो वही है, प्राइस में चेंज नहीं आया कोक की, कोक के प्राइस तो सेम है, ठीक है। बट डिमांड क्या हो गई, आगे की तरफ बढ़ गई, ठीक है। ये न्यू डिमांड पहले ओरिजिनल थी, ये न्यू वाली बन गई है। किसकी वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से हमारी डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। दूसरा पॉइंट हमारा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे अगर एग्जांपल लो क्या है, वो कार और पेट्रोल, जैसे पिछला एग्जांपल लिया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैं कार के प्राइस क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो लोग कार को ज्यादा खरीदेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई, क्या पेट्रोल के प्राइस चेंज हुए, पेट्रोल के प्राइस तो वही है सर, डिमांड बस आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है। क्या हो गई है, डिमांड इंक्रीज हुई है, प्राइस तो वही है पेट्रोल के। तो क्या होगा हमारा, राइटवर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट। एग्जाम में पूछा जाता है कि राइटवर्ड शिफ्ट डायग्राम कब, राइटवर्ड शिफ्ट का जो डिमांड है वो कब बनता है, वो कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है। यही कॉजेज है वो सारे कि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको यही कॉजेज आपको बताने हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट होने के कॉजेज हमारे ये हैं। दूसरा पॉइंट हमारा डिस्कस हो चुका। तीसरा पॉइंट हमारा है इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है। प्राइस कमोडिटी के वही है, बस डिमांड किस वजह से इंक्रीज हुई है, कंज्यूमर के इनकम के बढ़ने की वजह से। फोर्थ पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीजेस। अब मुझे लग रहा है कि कल ना प्राइस बढ़ जाएंगे चीजों की, गवर्नमेंट का फैसला है कल से चीजें महंगी मिलेंगी, तो आज ही क्या करेंगे, लोग खरीद के रख लेंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगी, आज क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिफ्थ केस फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस विद द चेंज इन फैशन।
फैशन में कोई बदलाव आया, उसकी वजह से मार्केट में क्या हो रही है, उसकी फेवरेबल चेंज आया। फेवरेबल चेंज का मतलब है लोग उस चेंज को पसंद कर रहे हैं। एक फेवरेबल होता है, एक अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल का मतलब है चेंज आया मार्केट में बट वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा वो चेंज। अगर फेवरेबल चेंज है तो डिमांड बढ़ जाएगी, उसी के अगर उल्टा हो, अनफेवरेबल चेंज हो तो डिमांड घट जाएगी, बताया जाएगा। तो ये समझ में आ गया, पांचों पॉइंट्स, डायग्राम समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डायग्राम। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड वही अदर फैक्टर की वजह से होगा। क्या कॉजेस हैं अदर फैक्टर, कौन कौन से हैं? पहला वही है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर खुद सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो जाएं तो डिमांड क्या हो जाएगी इसकी, डिक्रीज, क्योंकि लोग पेप्सी को खरीदेंगे ना फिर ज्यादा, क्योंकि इसके प्राइस डिक्रीज हो गए तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और घटने के केस में क्या हो जाएगा, वही उल्टा हो जाएगा, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका डिमांड तो डिक्रीज होगी बट प्राइस आपके वही रहेंगे, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं क्या है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार और पेट्रोल, कार के अगर प्राइस में बढ़ा दूं तो कार के प्राइस बढ़ाने से क्या होगा, लोग कार को कम खरीदेंगे। लोग कार को कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पेट्रोल के प्राइस में अभी भी कोई फर्क नहीं आया बट डिमांड डिक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। तीसरा पॉइंट है डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई, प्राइस कमोडिटी के वही है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने की वजह से, सॉरी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होने की वजह से डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस डिक्रीजेस। ठीक है, वही उल्टा गवर्नमेंट का फैसला ये आया कि कल कमोडिटी के प्राइस कम हो जाएंगे, कल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो लोग आज ना खरीद के लोग कल ही खरीदेंगे, तो आज क्या हो जाएगी, आज उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट वही अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस विद द चेंज इन फैशन। मार्केट में कोई चेंज आया बट लोगों को वो चेंज पसंद नहीं आया, लोगों ने उसकी डिमांड क्या कर दी और कम कर दी, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। ये थे अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से डिमांड या तो बढ़ रही थी, दैट मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट हो रही थी, या तो डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही थी। ठीक है, तो ये तो था हमारा चेंज इन डिमांड। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस करा था, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस करा चेंज इन डिमांड। ये थे आज के कॉन्सेप्ट, दोबारा से देख लेना और अच्छे से समझ लेना। ये सारे बेस्ड हैं पिछले लेक्चर के बेस पर। आगे वाला जो लेक्चर आएगा वो आज और कल के लेक्चर पे बेस पर आएगा। ठीक है, अगर आज का और पिछली क्लास के वीडियोस का अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो आगे के वीडियोस जब तक डिमांड चल रहे हैं आपको क्लासेस समझ में आती रहेंगी। चलो ये सारे नोट करिए। अब आज के लिए ये विराम देते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच।